हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल का जो कंपोनेंट है उसी से रिगार्डिंग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको आपके आईईपी का जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईईपी के प्रैक्टिकल का एक्चुअल में ये फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे आपको जो आपका केस दिया जाता है, आईईपी केस, उसकी केस हिस्ट्री को भरना होता है। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगी, आज के सेशन में हम लोग केस हिस्ट्री का फॉर्म जो है भरना सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि हम पेरेंट्स से किस तरह से बात करें, किस तरह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनसे लें, किस तरह से पेरेंट्स का विश्वास जीते, ताकि वो हर बात जो है वो पूरी ऑनेस्टी से हमें इससे रिगार्डिंग जो है वो बताएं। तो केस हिस्ट्री गाइस, जो कि हम जिसमें हम लोग जो है बच्चे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। आईईपी का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ये आपका उस फाइल में इस फॉर्मेट को आपको यूज करना होता है। आईईपी आप सबको पता ही, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें हम एक बच्चे का व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। और जब आप व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करते हैं तो उसमें सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वो उस बच्चे के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। उसी के बाद जो है आप ये एक्चुअल में बेस होता है, इसके बाद ही आप जो है बच्चे का असेसमेंट करेंगे, बच्चे की प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे, चाहे वो टीम मीटिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, टीएलएम प्रिपरेशन करेंगे या इवैल्यूएशन करेंगे। तो आइए, फर्स्ट स्टेप जो आईईपी का है, केस हिस्ट्री, उसे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर्म जो है बाइलिंगुअल है गाइस, दोनों ही भाषा में दे रखा है, पढ़ना बहुत ही आसान है यदि इस सेशन को आप जो है वो एंड तक सुनेंगे। तो इसमें जितनी भी कंफ्यूजन है, आई होप कि सेशन के एंड तक जो है वो क्लियर जो है वो हो जाएगी। तो केस हिस्ट्री फॉर्म जिसमें आप लोग अब देख रहे हैं, अब इस फॉर्म के ऊपर आप किसी भी कोई भी कॉलेज, ये बेसिक फॉर्म है जो एनआईएमएच ने जो है डिजाइन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जिसे अभी आप नेपाइडी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने डिजाइन किया है, और अब इसके ऊपर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम अगर इस फॉर्मेट के ऊपर लिख देंगे तो वो फॉर्मेट उस इंस्टीट्यूट का बन जाता है। तो इसलिए आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां आपको सेम फॉर्मेट मिलने वाला है। ठीक है। और लेकिन बस आपको नाम लिखा होगा कि वो ए इंस्टीट्यूट का है, बी का है, या सी का है, या किसी भी इंस्टीट्यूट का है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली फॉर्म पे चलते हैं। केस हिस्ट्री फॉर्म, ये केस हिस्ट्री फॉर्म क्या है गाइस? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखनी है नंबर वन पे, और नंबर टू पे रेफर्ड बाय। तो डेट मतलब जिस दिन आप उस फॉर्म को भर रहे हैं, और रेफर्ड बाय मतलब किसके द्वारा, वो जो बच्चा है, वो जो केस है, केस जब भी मैं बोलूंगी तो यानी जिस बच्चे का आईपी है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। वो बच्चा किससे ने रेफर करा है, पेरेंट्स खुद आए हैं, सर्वे के दौरान बच्चे को देखा गया, या फिर किसी टीचर ने, प्रिंसिपल ने जनरल स्कूल के उस बच्चे को जो है वो यहाँ भेजा है स्पेशल स्कूल में। ठीक है। फिर सेक्शन वन आ जाता है। तो ये सेक्शंस में केस हिस्ट्री दी गई है, तो सेक्शन वन है, लगभग 10 से 12 सेक्शन आई थिंक मिलेंगे इसमें आपको। तो सेक्शन वन में आइडेंटिफिकेशन डाटा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ केस, यानी ये जो डाटा है यहाँ पे नाम, ये सब कुछ बच्चे के बारे में, केस के बारे में। तो ऑब्वियसली नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम पर मंथ। तो अब ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी यहाँ पर एजुकेशन। तो जी एजुकेशन क्या लिखे? तो बच्चा क्योंकि स्पेशल है और वो आपको स्पेशल एजुकेशन ले रहा है, तो उस जिस भी क्लास में उसका, या तो उसका लेवल है, नया बच्चा आया है, या फिर जिस क्लास से आपको वो आईपी केस मिला हुआ, वेदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, या जो भी क्लास है, ओके, तो वो लिखेंगे। ऑक्यूपेशन नॉट एप्लीकेबल बिकॉज स्टूडेंट है, बच्चा पढ़ रहा है। इनकम पर मंथ ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल। अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर टू पे, डेमोग्राफिक डाटा। ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा में एक तरफ पेरेंट का, एक तरफ पेरेंट और गार्जियन दोनों का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बात आ जाएगी, आपको टिक करना है, आप ये डाटा पेरेंट का भर रहे हैं या गार्जियन का भर रहे हैं। कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि पेरेंट नहीं आ पाते हैं, और उनके जो संरक्षक होते हैं, चाचा चाची, बुआ, दादी, दादा, जो भी, तो वो अगर आ रहे हैं तो आपको फिर वो गार्जियन का आपको वहां पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर अब मान ली, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे के मम्मी और पापा दोनों आए हैं केस हिस्ट्री देने के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पेरेंट पे टिक करेंगे, और फिर क्या करेंगे गाइस? फिर करेंगे आप लोग फादर का नाम, ऑक्यूपेशन, फिर मम्मी का नाम, मम्मी का क्या ऑक्यूपेशन है, अगर मम्मा हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ लिखेंगे। ठीक है। गार्जियन का नाम नहीं आएगा, गार्जियन मम्मी पापा है तो इसको आप छोड़ देंगे, डैश कर देंगे या नो कर देंगे। ठीक है। टोटल फैमिली इनकम,
पूरी फैमिली की इनकम मिला करके कितनी पर मंथ पड़ती है वो आपको लिखनी है। अब यहाँ पे हो सकता है हमें ऐसा लगे पेरेंट्स जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको वो लिखना है जो पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, अच्छा ये तो 2,000 रुपये पर मंथ लगा रहे हैं और लगता तो ऐसा है कि 20,000 कमाते होंगे, तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। वट एवर दे आर सेइंग दैट यू हैव टू राइट, ओके। तो उसके बाद आपको एड्रेस, फोन नंबर लिखना है, प्रेजेंट और परमानेंट। हो सकता है बच्चा हॉस्टल में रहता है तो वो प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस जहां से है बच्चा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रेजिडेंशियल मतलब घर से आ रहा है ना, डे स्कॉलर है, और प्रेजेंट एड्रेस लिखा और वही उसका परमानेंट एड्रेस, तो सेम लिख देंगे एक बार लिखने के बाद। आगे मूव करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। यहाँ पे सिर्फ टिक करना है, बच्चा ग्रामीण परिवेश का है, शहरी है, सेमी अर्बन है या फिर स्लम है, ठीक है। तो रूरल, अर्बन, वट, उसके ऊपर आपको टिक करना है, ठीक है। कास्ट आपको लिख देनी है, तो कौन सी कास्ट है जो भी पेरेंट्स आपको बताएंगे आपको लिखना है। फिर सारे इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स पे भेज दे, जो भी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन देने आया हुआ आपको, ठीक है। तो रिलीजन क्या है तो टिक कर दीजिएगा। अगर इन तीनों में से तो ओके, अदर में फिर आप लिख दीजिए। मान लीजिए पंजाबी कम्युनिटी का है, सिख धर्म को मानता है, तो हम यहाँ पे सिख लिख देंगे क्योंकि वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ओके। तो लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है बच्चे की, और बच्चा घर पे क्या बोलता है, और अदर में हो सकता है बच्चा नॉर्मल नॉन वर्बल हो, बोलता है, स्पीच ही ना हो बच्चे की। तो इस तरह से आप जो है, तो मातृभाषा में भी लिख दीजिए, मातृभाषा हरियाणवी है लेकिन बच्चा जो है वो हिंदी बोलता है सपोज, ठीक है। तो और अदर में आप कोई और भाषा भी बोलता है, ये नहीं है तो डैश कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे कॉलम भरने ही है। हाँ, लेकिन सारे कॉलम, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, इन्फॉर्मेशन लिखिए, डैश करिए, नॉट एप्लीकेबल लिखिए, नो लिखिए, है ना, नॉट रिक्वायर्ड लिखिए, जो भी आपको लिखना जरूर है आपको वहां पर, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या बोला, सेक्शन 3 में इंफॉर्मेशन नेम, इंफॉर्मेशन देने कौन आता है, हमने बोला मम्मा और पापा आए, तो मम्मी और पापा का रिलेशनशिप विद द केस, तो बाय बर्थ है, जन्म से ही है उनका। तो अब रिलेशनशिप विद द केस अगर आपको टाइम लिखना है तो अब बच्चा 12 साल का है तो आप लिख दीजिए 12 साल से रिलेशन, सिंपल सी बात। तो ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द केस, ठीक है। इन्फॉर्मेट नेम एंड रिलेशन, तो यहाँ पे नेम और रिलेशन आ गया, और यहाँ पे ड्यूरेशन लिखनी है सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। अब चलो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो अब इसको कैसे आप जज करेंगे। अगर सपोज पेरेंट्स आए है ना, मम्मी और पापा आए हैं, तो अगर मम्मी पापा में से किसी एक को आना है तो आप मम्मी को प्रेफर करेंगे। तो यदि मम्मी पापा अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली रिलायबल है ना, पूरी तरह से विश्वसनीय था, क्योंकि वो अपने बारे में जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दादा दादी आ रहे हैं, बुआ आ रहे हैं, तो पार्शली रिलायबल है। उनको बच्चे से संबंधित जन्म की जो भी स्थितियां हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई कॉम्प्लिकेशन, उतना नहीं पता जितना पेरेंट्स को पता, तो इसलिए क्या होगी, अर्ध विश्वसनीय हो गई। और उसके बाद है, अगर गार्जियन है या फिर बच्चा जो है वो बच्चा जो है वो क्या कहते हैं आपका अनाथालय से लाया गया है, तो आपको मान लीजिए, तो आपको मान हॉस्टल वार्डन देगी तो अविश्वसनीय, उन्हें उसके बारे में क्या पता, चाहे वो कुछ भी आपको बताएं, लेकिन वो क्या है, अविश्वसनीय, अनरिलायबल है। तो इस तरह से आपको जो है वो सिर्फ टिक करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3.4, एडुकेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली अगर रिलायबल और पार्शियली रिलायबल पे यहाँ पर टिक किया जा रहा है दोनों में तो एडिक्वेट है, और अगर अनरिलायबल है तो इनएडिक्वेट है। तो ये 3.3 3.4 से कनेक्टेड हो गया। 3.5 में प्रेजेंट कंप्लेन क्या है। अब आप पेरेंट आए हैं सपोज, जैसा हमने आपको बोला, तो आप मुझसे पूछिए कि अभी आपको क्या क्या शिकायत लगती है बच्चे से, क्या क्या कंप्लेन्स है, तो आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अगर इतनी जगह पे आती है तो बहुत अच्छी बात है, छोटा छोटा लिखिए, नहीं आती है तो अलग से पेज लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने जो बता रहे हैं वो आपको सारा का सारा पॉइंट वाइज जो है वो लिखना है। तो क्या बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता खुद से, है ना, पढ़ता लिखता नहीं है, गाली देता है, मारता है सबको, शिशु पोटी बीच में कर देता है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स बताएंगे, तो सिंपल भाषा में, जिस भाषा में वो बता रहे हैं उसी भाषा में आप जो है उसको लिखेंगे। क्लियर है। एज एट विच द प्रॉब्लम वाज रिकॉग्नाइज्ड, अब उनसे पूछिए कौन सी एज पे आपको पता चला था कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, तो उस एज को लिखेगा। कुछ पेरेंट बताएंगे हमें तो जन्म से ही पता चल गया था जी, हमें तो 3 साल बाद पता चला, हमें 10 साल बाद पता चला, वॉट एवर दे विल से, दैट यू हैव टू राइट, ओके। तो वही आपको लिखना है, जो भी वो बताएंगे, अपने आप से कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा केस हिस्ट्री में। देन 3.7 प्रीवियस कंसल्टेंट, इससे पहले वो कहाँ बच्चे को दिखाया है उन्होंने, यस दिखाया भी है कि नहीं दिखाया, तो यस और नो, यदि यस आ रहा है तो फिर आपको बताना है कि किस तरह में है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या किसी तरह का झाड़ फूक वाले के पास ले गए। और फिर हो सकता है बच्चे को एक से ज्यादा जगह पे दिखाया हो, मेडिकल भी कराया हो, फेथ हीलर भी हो, ये रिलीजियस भी हो, और भी कोई चीज हो जो इसमें ना दे रखे हो, तो सीरियल नंबर वाइज आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है।
आगे मूव करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफर्ड। अब अगर वहां पे दिखाया तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट भी दिया होगा, है ना, तो दवाइयां दी हैं, कोई इंजेक्शन दिया था, कोई और काउंसलिंग दी थी, कोई दवा कोई धागे धुगे बांधे थे या कुछ और इस तरह का झाड़ फूक करी थी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसल्टेंसी। परामर्श कहाँ से लिया था प्रीवियस, उस यहाँ आने से पहले। हाँ, उसके बाद आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री सेक्शन नंबर 4। ठीक है, टाइप ऑफ फैमिली, कैसी फैमिली है, न्यूक्लियर है या नॉन न्यूक्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियर आप सबको पता ही है, एकल परिवार, मम्मी पापा और उनके बच्चे। नॉन न्यूक्लियर मतलब ज्वाइंट, है ना, दादा दादी, बुआ, अनमेरिड बुआ भी रह रही है, चाचा चाची भी है ना। तो ये सारे क्या है, नॉन न्यूक्लियर, जहाँ पे कई परिवार एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार जिसे आप लोग कहते हैं। स्टेटस ऑफ द फैमिली कैसा है, इंटेक्ट या ब्रोकन। इंटेक्ट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर हो या ज्वाइंट फैमिली, इकट्ठे रह रहे हैं मम्मी पापा और बच्चे, है ना। ब्रोकन की सिचुएशन में हो जाएगी, मम्मी पापा अलग अलग रह रहे हैं, मे बी डाइवोर्स हो चुका है, या ब्रोकन फैमिली है, या फिर किसी एक की डेथ हो गई है, तो वो क्या हुआ, असंगठित है ना, अलग हो गया। तो इंटेक्ट है या ब्रोकन है, तो उस पर टिक करना है। अगर मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रह रहे हैं तो सीधा सा आप इंटेक्ट पे लिख देंगे। हाउस होल्ड कंपोजिशन ये क्या है, इंक्लूड ऑल मेंबर्स लाइक ग्रैंड। अब उस घर में अगर न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं तो तब, ज्वाइंट फैमिली रह रहे हैं तब, दोनों में ही आपको जो है ऑल फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखना है। तो हम मान के चलते हैं कि बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में मतलब मम्मी पापा और बच्चे, तो यहाँ पे परिवार के मुखिया कौन हो जाएंगे, उसके पापा हो जाएंगे। अगर यही मान लीजिए कोई बच्चा ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो घर में सबसे बड़ा सदस्य कौन है, दादाजी है उसके, तो दादाजी से शुरू होगा। फिर उसके बाद में ताऊ जी है, सपोज बच्चे के पापा जो है चौथे पांचवे में, तो जो भी सीरियल नंबर में आ रहा है उस हिसाब से बड़े से लेकर के छोटे की तरफ आप जो है वो लिखते जाएंगे सारी चीजें, उनका रिलेशन, एज, एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर छोटा बच्चा है पढ़ाई कर रहा है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। हेल्थ कैसी है उनकी, नॉर्मल है या फिर किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, घर में कोई फिजिकली चैलेंज हो, किसी को पोलियो की प्रॉब्लम हो, है ना, कोई मेंटली इल हो, किसी को और किसी तरह की दिक्कत हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उनकी इनकम क्या है, बच्चे हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट आपने यहाँ लिख दिया, है ना। और अदरवाइज आप जो है वो लिखेंगे। दादा दादी हैं, रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड लिखिएगा, पेंशन है तो पेंशन लिखिएगा। ओके, देन आ जाता है आपका पेडिग्री चार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पेडिग्री चार्ट में आप पारिवारिक सारणी, यहाँ पर आप क्या देंगे और इसका पर्पस क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में परिवार में भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, तो जो पेडिग्री चार्ट आप बनाएंगे तो आप सिर्फ उसके पितृवंशी परिवार का ही नहीं बनाएंगे, मातृवंशी का भी, मैटरनल और पैटर्नल दोनों का ही बनाने जा रहे हैं। तो एक साइड आप मैटरनल का बनाएंगे और एक साइड आप जो है वो पैटर्नल का बनाएंगे। ठीक है, तो मैटरनल में आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप जैसे आप उनके नाना नानी का, ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी, और फिर आगे भाई बहन कितने हैं उनका लेकर के, और दादा दादी, फिर पापा मम्मी, और फिर जो भी बुआ चाचा, है ना, और बच्चा कहाँ पर आ रहा है, जो अगर उनसे रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, जो केस है उसको तो इसका जो है वो पूरा एक फॉर्मेट होता है गाइस। आपको मैं एक भरा हुआ जो है आपको शेयर कर दूंगी, है ना, कम्युनिटी वाले में आप देखिएगा, आपको एक इमेज आ जाएगी, मैं एक भरा हुआ भी शेयर करूंगी, एक सैंपल भी आपको शेयर, वो आपका जो है ना जो फॉर्मेट होता है जिसमें आपको बता रखा होता है कि स्क्वायर का क्या मतलब है, सर्कल का क्या मतलब होता है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ जानना इतना जरूरी है अभी फिलहाल के सेशन में कि इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों फैमिली का डाटा हम लोग देते हैं, पिक्टोरिकल फॉर्म में देते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना सिंबॉलिक वे में, है ना, कि चौरस आकृति का अर्थ है जितने भी मेल हैं, सर्कल का अर्थ है जो फीमेल हैं, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ट्विंस हैं तो किस तरह से शो करोगे। और पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि उस परिवार में किसी तरह की कोई जो है वो पहले से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, रिटार्डेशन हो या कोई और डिसऑर्डर हो। ठीक है, बस ये निकालना। 4.5 में कंsanguinity आ जाती है। कंsanguinity में क्या होता है, मतलब खूनी रिश्ते में विवाह का क्या मतलब होता है कि आपका जो है वो ब्लड रिलेशन में मैरिज तो नहीं हो रही है किसी के साथ, जैसे कि बुआ के बेटे के साथ, मामा के बेटे के साथ में, चाचा के बेटे के साथ में, है ना, कजन्स में शादी हो रखी है। तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंटल ट्रेडिशन का कॉज होता है, मैंने कॉजेस ऑफ प्रिवेंशन वाले चैप्टर में आपको बताया था सेशन में, तो आप उसको देखिएगा। तो अगर इस तरह का है तो आपको टिक करना है कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसी तरह की कोई शादी नहीं है, ब्लड रिलेशन में मैरिड नहीं है,
तो आपको नो कंसेंट्री करके आगे मूव करना है। तो 4.6 में फैमिली हिस्ट्री किसी तरह की मेंटल इलनेस, मेंटल ट्रेडिशन या एपिलेप्सी की तो नहीं है, तो बस आपको यस और नो करना है। भाई कोई परिवार में वो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका पेडिग्री चार्ट से। तो यस मेंटल ट्रेडिशन है क्योंकि केस है, मेंटल इलनेस नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी को पोलियो की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को स्पीच की प्रॉब्लम हो, तो अदर स्पेसिफाई में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये आपकी बर्थ से रिलेटेड हिस्ट्री होगी, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। यहाँ इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि कॉजेस और प्रिवेंशन वाला जो सेशन था उसमें मैं सारे कॉजेस आपको मैंने डिस्कस करे। अब आपको इस केस हिस्ट्री में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है यहाँ पर प्रीनेटल हिस्ट्री में। सबसे पहले तो एज ऑफ द प्रेगनेंसी, यहाँ पे डाउट रहता है बच्चों को, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको लिखना है बच्चे को कंसीव करते समय, वो जो बच्चा है जिस जो केस है आपका, वो थर्ड नंबर पे, वो सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे, वो बच्चे को जब माँ ने कंसीव किया था, गर्भ में धारण किया था, तो उस समय पे मम्मा की एज क्या थी, दैट्स ऑल। वो आपको यहाँ पर लिखना है, 21 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 40 वर्ष थी, क्या थी, तो वो आपको यहाँ लिखना है। ये एज क्यों पूछ रहे हैं, आपको बताया था मैंने, एक कॉज होता है कि माँ की एज जो है वो 20 साल से कम हो या 35 साल से ज्यादा हो, तो ये भी डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। बाकी चीज में आपको यस, नो और नॉट नॉट, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ये केस हिस्ट्री का फॉर्मेट। पेरेंट जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको एज इट इज लिखना है, अपनी तरफ से तो कुछ लिखना नहीं है। तो अगर उन्होंने बताया, अब आपको ये पॉइंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुआ, ठीक है। अब आपको लिखना है कि बच्चे कोई आपने गर्भपात तो नहीं करवाया है ना, सो आपने आपसे करवाया हो, ठीक है, या आपसे डरा धमका करके करवाया गया, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी ऐसा था, यस, तो आपको यस पे टिक कर देना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और नो पे तो नो पे, और यदि वो कहते हैं जी नहीं ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं है, तो आपको नॉट नोन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गई बात। फिर आर एच इनकम्पेटेबिलिटी होगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ कि रक्त समूह में भिन्नता है, आर एच इनकम्पेटेबिलिटी है, तो वो आपको लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी मैंने आपको सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप एक बार सेशन जरूर देखिएगा। ये इसके लिंक में मैं, जिन लोगों ने वो सेशन कॉजेस और प्रिवेंशन का मिस कर दिया है, मैं उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारे पॉइंट है, आप इनको देखिएगा, बस यस और नो में आपको टिक करना है। और यदि वो बोलते हैं कि इसके बारे में तो जी हमें पता नहीं है या याद नहीं है, तो नॉट नॉन कर दीजिए। नॉट नॉन जनरली कब आएगा, जब पेरेंट्स के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जनरली मान लीजिए दादा दादी आए, तो जब हमें क्या पता जी उन्होंने बच्चा जब होने वाला था तो किसी तरह की कोई ड्रग्स वगैरह ली थी कि नहीं ली थी, किसी तरह का उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था जी, इसके बारे में हमें जानकारी, तो आप नॉट नोन लिखिए, ना कि अपनी तरफ से यस और नो पे टिक करते चले जाइए, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉजेस को जानने में ये केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देन नेटल, पोस्ट न्यूनेटल आ गया, डिलीवरी कहाँ पर हुई थी, होम में, हॉस्पिटल में, अदर्स में, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें हम फिर डिस्कस करके, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर यहाँ तो पूरे कॉजेस अगर करने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। पोस्टनेटल हो गया, क्लियर। तो पोस्टनेटल आपको पता ही है कि सारी की सारी जो है वो किससे रिलेटेड है, प्रसव उपरांत बच्चे से संबंधित है। यहाँ इंजरी है, कन्वल्जेंस है, जॉन्डिस है ना, ये जो पीलिया, दौरे, जो ये सारे बच्चे से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद है मेडिकल हिस्ट्री 5.4। मेडिकल हिस्ट्री में व्हाट इलनेस और इंजरीज हैज द चाइल्ड हैड, बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं, और हुई तो कब हुई थी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। कन्वल्जेंस में दौरे आ जाएगा, क्या बच्चे को दौरे पड़ते हैं, अगर यहाँ पे नो आ गया तो आगे की तो कोई कहानी है ही नहीं। अगर यस आता है तो कब से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं सपोज, है ना, उनकी फ्रिक्वेंसी का, रोज एक दौरा पड़ता है, हफ्ते में एक आधी बार पड़ता है, जो भी वो बताएंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसा लेते चले जाएंगे। ऐसी कोई कान में कोई कान का बहना या इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो नो है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और यस है तो फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आप देते चले जाएंगे। फिर बात आएगी प्रीवियस कंसल्टेंट्स की, कि इससे पहले पेरेंट ने किस किस डॉक्टर को दिखाया हुआ है। तो जनरली पेरेंट्स जो है फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले, उनका नाम, उनका पता, है ना, और किस सन में दिखाया था। मान लीजिए अब 2023 में आया, तो जी हमने 2011 में अपने फैमिली डॉक्टर के पास दिखाया था, फिर उसके बाद बच्चों के डॉक्टर के पास गए थे, फिर इनके पास गए, फिर स्पीच थेरेपी, तो जो भी सीरियल नंबर है जिस हिसाब से वो आपको बताएंगे वो आप लिखेंगे। यदि
मान लीजिए वो कहते हैं जी हमने दिखाया तो जी बड़े डॉक्टरों को है, ये रिपोर्ट है, तो आप रिपोर्ट एनालाइज करके लिखिए। यदि वो कहते हैं जी हमें तो याद नहीं है ना, रिपोर्टें पढ़ी हैं, अभी हम बहुत टाइम हो गया, बस, तो आपको वही लिखना है, एज इट इज लिखना है जो आपको पेरेंट्स बता रहे हैं। पेरेंट्स के अनुसार जो है, अब इसको कैसे लिखेंगे, माता पिता या सूचना देने वाले के अनुसार उन्होंने काफी सारे जो है वो कंसल्टेंट्स किए हैं इससे पहले, या डॉक्टर्स को इससे पहले भी वो दिखा चुके हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं है, ना तो डॉक्टर्स का नाम भी याद है, ना ही पता याद है, ना ही उनके पास कोई रिपोर्ट है। लाइक ये भाषा आपको यहाँ पे लिखनी है, कहानी खत्म। और पता है तो फिर और अच्छी बात है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। आगे मूव करते हैं, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। आप सबको पता ही है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, जन्म के समय ही 2-3 लगा दिए जाते हैं, फिर 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में, है ना, फिर इस तरह से साल वाला हो जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, है ना, उसके बाद 10 साल। तो इस तरह से बच्चे को इंजेक्शन लगता है, उसका एक शेड्यूल होता है गवर्नमेंट का, जो जन्म के समय चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो अपने जो है वो आपको एक कार्ड सा बना करके देते हैं, तो ये इंजेक्शन आपको लगवाते रहने। और फिर वो जहाँ पे भी जाते हो नर्सेस जो है टिक कर देती कि ये लग गया, इसकी बूस्टर लग गया, है ना, तो ये सारे जो मीजल्स है, डीपीटी है, पोलियो है, बीसीजी है, टाइफाइड है, तो ये सारे हो जाते हैं। ओके, हाँ, प्राइवेट का ये रहता है कि थोड़े ज्यादा इंजेक्शन होते हैं, वो 2-4 फालतू बना देते हैं ताकि, और बाकी सरकारी के जो फिक्स होते हैं वो तो कार्ड आप सब जानते ही हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, भाई इसकी फर्स्ट डोज लगी थी, सेकंड डोज, थर्ड डोज, बूस्टर, तो टिक कर। अब पेरेंट्स, जनरली पेरेंट्स इतना डिटेल में नहीं बता पाते, उनको याद ही नहीं होता है, मान लीजिए बच्चा और 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो उनको याद नहीं रहती वो चीजें। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको यहाँ पर ऐसा ही लिखना है कि माता पिता के अनुसार बच्चे को सभी इंजेक्शन जो है समय पर लगवाए गए, बात खत्म। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाँ, यदि वो कार्ड ही उठा करके दे देते हैं, कई पेरेंट्स बड़े समझदार, बहुत ही अवेयर होते हैं, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि गांव के पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं या शहर के जो है बहुत अवेयर होते हैं, कई बार अपोजिट भी हो जाता है। कई बार गांव के पेरेंट्स बड़ी चीजों को संभाल करके और अवेयर होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को, ठीक है, उतना अर्बन एरिया की नहीं रख पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही पेरेंट जो है वो अवेयर होते हैं, खासतौर से यदि बच्चे में कोई दिक्कत है तो हर चीज वो जो है बड़े अच्छे से, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करके रखते हैं, और आपको बोलते हैं जी हमारे पास तो जी ये कागज है, तो आप अगर उसमें इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री मिलती है तो आप उसको टेक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। यहाँ से भी पता चल सकता है, मान लीजिए पोलियो की डोज ही नहीं लगी, इस वजह से पोलियो हो गया बच्चे को, तो रीजन समझ में आ जाता है क्या होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और प्रोग्राम प्लान करने में आगे जो है टीम को हेल्प मिलती है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री आ गई 5.6 में, तो यहाँ पे अब आपको इसको कैसे भरना है, आप बोलेंगे यहाँ तो मंथ मंथ दिए हुए तो हम क्या करेंगे, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट है। तो एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे डिले डेवलपमेंट है ना, इसके ऊपर पूरा एक सेशन है चैनल पर, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा, और ठीक है, प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये आपको नॉर्मल दे रखा है, ये जो आपको मंथ ये दे रखी है ना, ये नॉर्मल डेवलपमेंट के हैं कि एवरेज एक बच्चे का डेवलपमेंट इस हिसाब से होता है। तो लेकिन क्या आपके बच्चे का भी इसके अकॉर्डिंग हुआ है? ठीक है, तो पहला मोटर डेवलपमेंट है, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज है, एडाप्टिव बिहेवियर है, पर्सनल और सोशल है। तो हेड कंट्रोल जनरली बच्चा 2 से 4 महीने में करता है, लेकिन जिस बच्चे का आप केस हिस्ट्री लेने बैठे हैं, सपोज मोहन है, राहुल है, सोहन है, वट जो भी उसका नाम है, तो उस बच्चे ने 6 महीने में करा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ लिखना बस। क्रॉलिंग 1 से 10 महीने में बच्चा करता है, लेकिन ये बच्चे ने तो 16 महीने में करी, तो आपको वो लिखना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो इसी तरह से बैबलिंग हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया, बच्चा तुतला के कैसे बोल रहा था, फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द। जनरली बच्चा 1 साल तक में बोल लेता है, कुछ बच्चे 7 से 12 महीने के बीच में बोल रहे, लेकिन ये बच्चे ने 2.5 साल में बोला, तो आपको यहाँ पे 2.5 साल लिखने, तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे का डेवलपमेंट डिले है या। तो इसी तरह से सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। आगे मूव करते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्स पे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट और एब्सेंट। गाइस पॉइंट ही इतने सिंपल और बिल्कुल क्लियर सी चीजें, इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं, बस मैं यहाँ आपको ही भरी, आपको भरना क्या है, एज ए रिकॉर्डर, एज ए स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, कहीं पर टिक करना है, कहीं पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कहीं पर सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट लिखना है। लाइक सेल्फ हेल्प स्किल में क्या करना है, बॉवल कंट्रोल, है ना, बच्चे का जो है वो शौच या मल नियंत्रण जो है वो खुद से बच्चा कर लेता है, तो हाँ कर। अब पता चलता है बच्चा पॉटी बीच में ही कर देता है, तो यहाँ पे आप एब्सेंट लिखेंगे उस समय। ब्लैडर, अब ये हम पहले की नहीं लिख रहे हैं, ये हम अब आज की सिचुएशन पे क्या सिचुएशन, तो ये पेरेंट्स बताएं। बच्चा टॉयलेट कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, नहीं जी बच्चा तो शुशु बीच में कर देता है, तो यहाँ पे आप एब्सेंट लिखेंगे। और यदि बच्चा टॉयलेट कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, बच्चा खुद से टॉयलेट ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे बस। वॉशिंग हैंड एंड फेस, अपने आप हाथ मुंह धो लेता है, प्रेजेंट। ठीक है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखता है, हाथ धोना, मुंह धोना, है ना, हाथ पैर साफ रखना,
तो यस प्रेजेंट है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे। अपने आप कपड़े पहनना, अपने आप कपड़े उतारना, ठीक है, खाना अपने आप खाना। हैबिट्स की बात कर रहे हैं, कितनी बार सोता है बच्चा दिन में, खाना कितनी बार खाता है, नहाता कितनी बार है, टॉयलेट का। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन और हो, ठीक है, अगर इनमें ना दे रखी हो या इन सब से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, सोने से संबंधित, खाने से संबंधित, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बोला ना आपको, केस हिस्ट्री बहुत ही फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। उसके बाद आता है मोटर बिहेवियर 5.7 में। तो यहाँ पे मसल टोन की बात कर रहा है, मसल कंट्रोल की बात कर रहा है कि कैसी है ना मसल टोन, मांसपेशियों की टोन कैसी है, सामान्य है, अधिक है, या बहुत कम है। ठीक है, मसल कंट्रोल कैसा है, ठीक है, कंट्रोल हाथों पे कंट्रोल कैसा है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, बच्चे कई देखते, कई बच्चों का हाथ हिलता रहता है, मुंह हिलता रहेगा, हाथ अपने आप हिलते रहेंगे, जैसे बुजुर्गों के हो जाते हैं, तो वहां पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, मसल्स में कंट्रोल कम हो जाता है ना। मसल्स की टोन जो है हाइपो या हाइपर टोन हो जाती है। हाइपर हाइपोटोन क्या होता है, लथार्जिक सा, ढीलापन सा हाथ में। और हाइपोटोन क्या होता है, हाथों में जो है वो बहुत कड़क, है ना, जिसे बोलते हैं टाइटनेस सा होता है। तो वो चीज देखने में जो मिलेगी वो बच्चे का आपको लिखना है। अब एम्बुलेटरी का मतलब फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा कि चाइल्ड इज एम्बुलेटरी और नॉट। बच्चा अपने आप चल फिर लेता है या नहीं चल फिर लेता है, और चल फिर लेता है तो फिर तो यस एम्बुलेटरी। और यदि नहीं चल फिर सकता तो फिर चल कैसे उसका गुजारा होता है। ठीक है, तो बच्चा व्हील चेयर से चलता है, बच्चा वैसाखी से चलता है, बच्चा पकड़ पकड़ के चलता है, जो भी, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखो। ना मूव करते हैं स्कूल हिस्ट्री पे, स्कूल का इतिहास। तो बच्चा जो है यहाँ पे अटेंडिंग, नॉट अटेंडिंग या डिसकंटिन्यू, जब बच्चा आपके पास आया है तो किसी स्कूल को अटेंड कर रहा है। अब आप यदि टीचर ट्रेनिंग, आप हम बात कर रहे हैं एज ए टीचर ट्रेन, तो अगर हम आईपी भर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके स्कूल में है ना बच्चा, तभी तो आपको आईपी का कहते हैं, तो आप भरेंगे अटेंडिंग पे। ठीक है, और इससे पहले आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि किसी नॉर्मल स्कूल में गया था बच्चा, इंटीग्रेटेड स्कूल में, किसी प्ले स्कूल में, तो वो आप इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी। या बोलेंगे नहीं जी पहले सीधे स्पेशल स्कूल में आया, तो आपको सीधे स्पेशल स्कूल पे टिक करना है। और किस एज में आया था जी, 6 साल के वर्ष से वो बच्चा इसी स्कूल में है, तो यहाँ पे 6 वर्ष लिखना। क्लियर हो गई बात। अदर्स में आप प्ले स्कूल लिख सकते हैं, कोई और टाइप का कोई स्कूल है ना, मोंटेसरी है, या फिर कोई और आपका जो है वो ट्यूशन टाइप का बच्चा कुछ ले रहा है, इससे पहले तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लियर हो गई। स्कॉलरस्टिक परफॉर्मेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड है। तो यदि बच्चा स्कूल आ रहा है स्पेशल स्कूल में, या पहले कभी नॉर्मल स्कूल में भी गया है या किसी और स्पेशल स्कूल में, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, गुड है, फेयर है, तो इन पे जस्ट आपको टिक करना। ठीक है, अटेंडेंस कैसी है, रोज बच्चा आता है या इरेगुलर है, तो देन अगेन टिक। अगर इरेगुलर है सपोज, तो आप क्या करोगे, इनमें से क्या रीजन है इरेगुलरिटी का, है ना, कि स्कूल वालों ने मना कर दिया है, डरता है बच्चा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, स्कूल की अथॉरिटीज ने, प्रिंसिपल ने कहा है जी इसको स्कूल मत भेजिएगा, ये बच्चा यहाँ के हिसाब से नहीं है, इसको स्पेशल स्कूल में ले जाए। तो लाइक दैट। तो कई बार स्पेशल स्कूल में भी दिक्कत हो जाती है, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर होता है, तो तब भी ऐसा होता है। तो क्या कारण है इरेगुलरिटी का, या स्कूल छोड़ने का क्या कारण है? ठीक है, या बच हो सकता है वो किसी पिछले किसी स्कूल को छोड़ करके आए, तो उसका क्या कारण है। ठीक है, चेंज ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे अगर बच्चा एक से ज्यादा स्कूल में गया, कभी प्ले स्कूल में भी गया था, फिर नॉर्मल स्कूल में गया, फिर स्पेशल, तो सीरियल नंबर में लिखेंगे वहां कितने समय तक रहा और छोड़ने का कारण क्या था। ठीक है, और यदि एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पेशल स्कूल लिखिए, ड्यूरेशन पिछले 5 सालों से है, और रीजन बच्चा कंटिन्यू हुआ, तो रीजन तो छोड़ने का भी कुछ है ही नहीं। ओके, तो जैसे भी सिचुएशन है आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है, और इस वे में एक्सप्लेन करना है कि इस केस हिस्ट्री को कोई और भी उठा करके देखता है तो वो वही बात समझे जो आपने पेरेंट्स से डिस्कस करके नोट करना चाहा है, ना कि कुछ और समझे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो एज इट इज आपको लिखने का प्रयास करना है सिंपल भाषा में। ठीक है, तो रीजन फॉर स्कूल चेंज हो गया भाई, एमआर था बच्चा या नॉट रिलेटेड टू एमआर या कोई और कारण। अब स्कूल में है तो साथ में साथी भी होंगे, तो उनके साथ एडजस्टमेंट कैसा था बच्चे का, तो कोई बच्चे के साथ खेलता नहीं है, बच्चा सबको मारता है, लड़ता है, तो पुअर एडजस्टमेंट है। अगर सही है, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम है उसकी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तो एडिक्वेट है, और बहुत ही अच्छा है तो गुड पे। ठीक है, टीचर्स की रिपोर्ट कैसी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, टीचर जहाँ पे बच्चा क्लास में पढ़ रहा है या प्रिंसिपल की उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो वो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप लिख दीजिए कि पेरेंट्स के अनुसार उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, सिंपल। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो ऊपर के किसी भी पॉइंट पे ना आई हो तो 6.12 में लिख सकते हैं। फिर आ जाइएगा इस प्ले हिस्ट्री पे। मैंने बोला ना हिस्ट्री मतलब
सारे सारे पॉइंट यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये 8वां सेक्शन है। प्ले बिहेवियर कैसा है बच्चे का, तो इनमें से किसी एक पे टिक कर सकते हो। बच्चा एंजॉय करता है, ऑब्वियसली एंजॉय करता है तो नॉट इंटरेस्टेड नहीं आएगा, है ना, तो किसी एक पे आएगा। फिर 7.2 आ जाएगा, अगर रीजन फॉर पुअर प्ले बिहेवियर, नॉट इंटरेस्टेड है, ठीक है, या फिर कोई पुअर प्ले बिहेवियर है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि कोई साथी नहीं है, भाई बहन खेलना नहीं चाहते हैं, बच्चा लड़ता है, हम ही उसको बच्चे को बाहर नहीं भेजते हैं, है ना, ओवर प्रोटेक्शन, हम भेजते ही नहीं है कि इसको चोट ना लग जाए, कोई इसको मार ना दे। तो इस तरह से चीजें नहीं, ठीक है। उसके बाद प्ले प्रेफरेंस, बच्चा कैसे खेलना पसंद, तो इनमें से किसी एक या दो पे टिका जाएगा। हो सकता है बच्चा अकेले भी खेलना पसंद करता है, जानवरों के साथ खेलना पसंद करता है, या किसी एक पे एक बार टिका है, ये और किसी चीज का नहीं, अपनों से बड़ों के साथ खेलना पसंद करता है, तो इस पे टिक करेंगे। देन नॉलेज ऑफ गेम्स वन बाय रूल्स, है ना, गेम्स की नॉलेज है बच्चे को। तो आप देखते हैं कि स्पेशल बच्चे भी गई स्पेशल ओलंपिक में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया मेडल्स लेकर के आते, तो बिना रूल के कैसे करेंगे। तो गेम्स रूल्स भी जानते हैं। तो ये बच्चा क्या, जो भी गेम्स उसको अच्छे लगते हैं, वेदर खो खो, है ना, और कोई टेबल टेनिस है, या फिर रेस भी इवन सिंपल करने हैं, तो उससे रिलेटेड रूल्स वगैरह जानते हैं या नहीं जानते, वेदर इंडोर गेम या आउटडोर गेम। फिर बिहेवियर कैसा रहता है खेलते समय, नॉर्मल रहता है या फिर पुअर रहता है ना, खेलते समय हो सकता है बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर होती है, चिड़चिड़े हो जाएं, ठीक है, तो किस तरह का बिहेवियर जो है वो रहता है उनका। ओके। उसके बाद है गाइस, खाली समय की क्या एक्टिविटीज रहती हैं, ठीक है, बच्चा टीवी देखता है खाली समय पे, म्यूजिक सुनता है, क्या करता है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में कोई स्पेशल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, तो बच्चे की पसंद नापसंद, या पहले लाइकिंग लिखिए फिर पॉइंट लिखिए। लाइकिंग में जरूर नहीं, खाने पीने से संबंधित और भी चीजें आ सकती है, तो जो भी उसको पसंद है वो लिखिए, और जो चीजें नापसंद है उसको वो लिखेंगे। खाने पीने से, पहनने से, खेलने से, कोई भी चीज हो सकती है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो सेक्शन नंबर 8 है, सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सेक्सुअल हिस्ट्री में आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की एज मेंशन करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चा 16 साल या उससे अधिक का है तो ये सेक्शन भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये भी, और सेक्शन नंबर 9 भी, ठीक है। तो 16 प्लस एज है, 16 या 16 से ज्यादा, 16 या 16 वर्ष से अधिक, तो आप इसको भरेंगे। अदरवाइज बच्चे की एज अगर मान लीजिए 15 है, 14 है, 13 है, तो आप इसको आप नॉट एप्ली एज लिख के नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो यदि बच्चे की एज जो है वो 16 साल या उससे ज्यादा की है, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे भाई, बच्चे लड़की है सपोज, अगर बॉय है तो ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर लड़की है तो अटेंड मैंने क्या हो जाएगा कि बच्चे लड़की को जो है वो पीरियड्स की, मंथली पीरियड्स का फिर आती है या नहीं आते हैं, यस और नो, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बोलेंगे जी हमें तो पता नहीं है, तो नो लिख देंगे आप, सिंपल सी बात है। या फिर कोई और इशू है सेक्सुअल हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि हम जानते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो भी एक नियम होते हैं ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जो है एडल्टहुड में आता है, तो एडोलेसेंस एज में बहुत सारे उसमें शरीर में परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो लेकिन सोसाइटी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सही होती हैं, लेकिन प्राइवेटली पब्लिकली उन चीजों को नहीं कर सकते, अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है ऊपर नहीं कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते पब्लिकली, ठीक है। अगर किसी, लेकिन इस तरह के बच्चों में ये देखने को मिलता है, ठीक है, कि ये सब इश्यूज इनमें रहते क्योंकि उनको वो चीज की, भाई समाज क्या होता है, रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, उनको नहीं मालूम है। तो वो ये सब चीजें आपको, जो एडोलेसेंस के एज के बच्चे हैं, बड़े एज के बच्चे हैं, 16 15 एज के बच्चे, वो ऐसा करते हुए आपको दिखेंगे। तो अगर इस तरह का है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, अब बच्चे की व्यवसायिक इतिहास, तो अब भी 16 प्लस का है तो आप लिखेंगे। जनरली ये वाला कॉलम आपका, जब आपका स्कूल का आईपी है तो आपको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग यस चल रही है, तो आप कौन सा ट्रेड सिखाया जा रहा है बच्चे को, फाइल बनानी, मोमबत्ती बनानी है, ठीक है। तो अब बाकी ये चीजें ज्यादातर आईपी वाले उसमें नहीं आती है, लेकिन हाँ एज ए आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो हो सकता है बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग में तो उसकी डिटेल लिखिए, बच्चा कहीं रोजगार कर रहा है तो उसका डिटेल लिखिए, है ना। तो ये सारी चीजें जैसे जैसा पॉइंट है आपको यस नो और इस तरह से टिक करना है, सिंपल सिंपल से पॉइंट। और होम एनवायरनमेंट, बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहता है,
है ना। पर्सनल नीड्स बच्चे की जो है वो कौन कौन इन्वॉल्व होता है उसमें, यस और नो, और यदि होता है तो फिर कौन होता है। मैं ज्यादातर मम्मी देखती है, ज्यादातर उसके पापा ही देखते हैं। जनरली होता है अगर गर्ल है तो ज्यादातर मम्मी ही देखती है, बच्चा है छोटा है तो भी मम्मी देखेंगी, बड़ा लड़का है कई बार ऐसा होता है कि पापा ज्यादा देख केयर करते हैं। तो कौन है, पहले तो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की पर्सनल नीड में, यस। कौन है, मम्मी पापा बुआ दादी, कौन है उनको लिखना है। अब बच्चे की शैक्षणिक होमवर्क वगैरह कौन कराता है बच्चे को, जो भी यहाँ से गोल दिए जाते हैं कि ये चीजें बच्चे को सिखानी है, उसको कौन करवाता है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे यस नो और कौन करवा रहा है। तो खाली समय में बच्चे के साथ कौन समय व्यतीत करता है उसके बारे में लिखेंगे। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली के साथ मेंबर्स के कैसे हैं केस के साथ में, है ना। पापा का कैसा है, पापा का साथ अच्छा नहीं है तो फिर ये ना पुअर लिख सकते हैं। मम्मी के साथ बहुत अच्छा है, गुड है। तो आप, अच्छा कई बार जरूरी नहीं है कि ये छोटे छोटे पॉइंट आप ऐसे, आप इनको कोड भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यदि मैंने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जो है वो नॉट नोन लिखा, 4 नंबर डाला, तो इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अगर मैंने मदर के आगे जो है वो 1 डाल दिया तो इसका मतलब मदर के साथ उसका रिलेशनशिप गुड है। तो आप इस तरह से कोडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी बच्चा रहता कहाँ पर है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में गाइस लास्ट लास्ट के पेजेस रह गए हैं आपके केसेस, ठीक है, बिल्कुल लास्ट उसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट यहीं पे ही ज्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अकोमोडेशन कैसा है बच्चा, है ना, इंडिपेंडेंट रहते हैं या शेयर्ड उसमें रहते हैं, नंबर ऑफ रूम्स कितने, जॉइंट फैमिली है ना, तो वहां पे क्या होगा, शेयर्ड रहेगा, एक कमरा है उनका अपना। ठीक है, बाकी दूसरा कमरा चाचा चाची का है, एक कमरा दादा दादी का है। तो अब टोटल घर में कितने कमरे, तो उससे भी डिपेंड करता है बच्चे की परवरिश के ऊपर, बच्चे के जो ट्रेनिंग दी जानी है उसको कितना समय मिलेगा, ये सारी चीजें। ऑनरशिप कैसी है, बच्चों का अपना घर है उनका या फिर किराए का मकान है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, नेबरहुड की बात आ गई यहाँ पर, है ना, आस पड़ोस में किस तरह की। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर ध्यान, इधर विजिट टू द फैमिली यानी कि आस पड़ोस वाले घर में कितने आते हैं, और घर वाले आस पड़ोस में कितने आते हैं। फैमिली विजिट आउटसाइड, यहाँ पे घर वाले बाहर जा रहे हैं, विजिट टू द फैमिली बाहर वाले घर आ रहे हैं। तो तीनों ही सिचुएशन आपको देखनी होगी। क्या वो नॉर्मली आते हैं जैसे हम सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब आस पड़ोस वाले आते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा डिसेबल है इस परिवार में इसलिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया, या पता नहीं है हमें। तो दोनों चीजें आपको लेकिन अंतर पता होना चाहिए, यहाँ पे विजिट टू द फैमिली में बाहर वाले घर आ रहे हैं। ठीक है, और फैमिली विजिट आउटसाइड, यहाँ परिवार वाले बाहर जा रहे हैं नेबरहुड में, तो दोनों का आपको लिखना होगा। पार्टिसिपेशन इन सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज, तो माता पिता का या जो घर के परिवार या बच्चे का धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे कहीं बाहर जाना है या कोई कोई जागरण हो रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, तो वो कैसा है इस बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चा ऐसा है, इससे कम तो नहीं हो गया, या माता पिता में से किसी का कम तो नहीं हो गया क्योंकि बच्चा ऐसा है। ठीक है, वो ले ही नहीं जाते हैं, इससे अच्छा इसको ले जाने के अच्छा तो मैं ही घर रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, ऐसा सीन है क्या। तो वो आप लिखेगा कि रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से कम हो गया। या फिर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ डिटेल में लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में। सपोर्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब कि माता पिता तो सपोर्ट करेंगे ही, उनका बच्चा है, उसके अलावा जो परिवार है, दादा दादी बुआ, या फिर अगर वो साथ नहीं भी रहते हैं तब भी सपोर्ट करते हैं बहुत सारे परिवार। तो वो किस तरह करते भी हैं या नहीं करते, तो यस लिखिए। और किस तरह का कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, पैसे वगैरह से करते हैं, या भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, या किसी और प्रकार से मदद, कोई अपना समय भी दे रहा है ट्रेनिंग में तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्प रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम नेबरहुड, नेबरहुड में किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चा ऐसा है, वो लोग शिकायत करते रहते हैं आपका बच्चा हमारे बच्चे को ये करता है, आपके बच्चे की वजह से हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लास्ट के पॉइंट्स पे आ रहे हैं हम लोग। सेक्शन नंबर जो है आपका 12 आ गया आपका। तो 12 में रीजन फॉर कंडीशन ऑफ द केस एज परसीव्ड बाय द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेट जो सूचना देने वाला उनके अनुसार बच्चे को ये सब होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मिसकंसेप्शन आती है, मिसकंसेप्शन होती है धारणाएं, गलत धारणाएं क्या है। पेरेंट क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इसको क्यों हो गई है, या जो भी सूचना देने दादा दादियां हैं, ये आप क्या मानते हो इस बच्चे को ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। तो जनरली जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि हमारे हमारे भाग्य का दोष है, हमारे कर्मों का दोष है, या फिर इसको किसी ने कुछ कर लिया है। ठीक है, या इस समय पे बीमार हो गया था इस वजह से, इसकी मम्मी के कारण, इसकी माँ की गलती के कारण, इसके पापा की गलती के कारण, या एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जो कुछ भी वो बता रहे हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, गलत है।
ठीक है, अगर है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स अवेयर है, कोई भी ऐसी गलत धारणा नहीं है, वो बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, जो एक्चुअल साइंटिफिकली कॉज होता है वो वैसा ही समझ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो गलत धारणा नहीं है, तो आप लिखिए नो मिसकंसेप्शंस, कोई मिसकंसेप्शन पेरेंट्स को नहीं है इसके बारे में, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब जो सूचना देने वाले हैं उनको हमसे क्या उम्मीद है, वो हमारे पास लेके आए हैं, हम इसके ऊपर बच्चे के ऊपर पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार करने वाले हैं, तो उनको हमसे क्या उम्मीद है इस बच्चे के बारे में, ठीक है, कि आप क्या करवाएं, तो जनरली बोलते हैं जी और तो कुछ नहीं, बच्चा थोड़ा बहुत अपने लायक हो जाए, अपना खाना पीना खुद से सीख जाए, कपड़े कपड़े पहन ले खुद से, तो ये सारी जो होती है, या थोड़ा बहुत इसको लिखना पढ़ना आ जाए, इतना हो जाए कि ये अपना गुजारा चला ले, खुद से आत्मनिर्भर हो जाए, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो वो जिस भी भाषा में बता रहे हैं आप उसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लास्ट पेज है बिल्कुल, तो ये आपका जो है 14 आपका जो है सेक्शन हो गया, यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू द केस, एक हमने शुरू में भी पूछा था कि क्या समस्या आ रही है, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से ही पूछना है कि बच्चे को मैनेज करने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी पेरेंट्स बता रहे हैं आपको लिखना है कि बच्चा अपने आप जो है वो खाना पीना नहीं खा सकता है, बच्चा शिशु पोटी नहीं खुद से कर सकता है, यहाँ दिक्कत आती है, मुझे यहाँ दिक्कत आती है, तो ये यहीं से ही आपका प्रोग्राम बनेगा आईपी का, वो जो चाह रहे हैं ना उनको जहां जहां दिक्कत आ रही है वही तो आपको सिखाना है, तभी तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे। अभी वो चाह रहे हैं कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है और आप बच्चे को रोज गिनती सिखाई जा रहे हैं, तो पेरेंट्स कहाँ से सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी ना इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 14 में, वही आपका आईपी के गोल बनने वाले हैं एक्चुअल में, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया आईपी बनने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 15, स्पेशल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो पेरेंट्स को नहीं सॉरी, बच्चे को क्या क्या पसंद है क्या क्या ना पसंद है, तो ये चीज जो है जब आपको बच्चे को रिवार्ड देना होगा ना सिखाते समय कि आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दूंगी, तो अगर आप मर्जी का देंगे तो अच्छा नहीं हो सकता, आप रोज बच्चे को टॉफी दे दें क्योंकि जो टॉफियां आपकी अलमारी में पड़ी हुई है, और बच्चे को तो टॉफी खाना बिल्कुल ही पसंद है, उसको तो नमकीन चीजें पसंद है, तो आपका रिवार्ड किसी काम का नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान से पेरेंट्स से पूछ लिया, क्योंकि उनसे बेहतर बच्चे को कोई नहीं जानता, तो पेरेंट्स आपको बताएंगे जी इसको तो ये चीज पसंद है, इसको खाने में ये पसंद है, इसको पहनने में ये पसंद है, इसको खेलने में ये पसंद है, तो ये चीज आपको रिवार्ड देने में मदद करेगी। तो सेक्शन नंबर आपका 16 है, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, अब आपके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोविजनल है, जैसे प्रोविजनल मार्कशीट आती है ना आपकी, ऐसे ये प्रोविजनल डायग्नोसिस है। एक्चुअल डायग्नोसिस तो सारे टीम मिल करके करने वाली है, सब अपने अपने एरिया का जो है वो असेसमेंट करेंगे और फिर वो प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो होएगा, निदान होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो हम प्रोविजनल क्या करें, हम अपने अनुभव के आधार पर या जो हमने केस हिस्ट्री लिया है या बच्चे की रिपोर्ट देखी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे स्पीच प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम, है ना, मेमोरी का प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से डायग्नोसिस में आप लिखने वाले हैं। अब मान लीजिए बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम आपने लिखी है यहाँ पर, तो मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा, इससे कनेक्टेड होगा, जैसे स्पीच प्रॉब्लम लिखी तो मैनेजमेंट प्लान में आप पहला नंबर लिखेंगे रेफर टू स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिखा कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग में दिक्कत है, टॉयलेट ट्रेन नहीं है बच्चा, है ना, बच्चा जो है वो एडीएल में प्रॉब्लम है, बच्चे को एकेडमिक में प्रॉब्लम है, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर मेंटल रिटार्डेशन आपको लग रहा है कि बच्चे को है, तो रेफर टू साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो वो आईक्यू टेस्ट करके आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो करने वाले हैं, रेफर टू सोशल वर्कर, रेफर टू फिजियोथेरेपिस्ट, रेफर टू स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका केस हिस्ट्री का फॉर्मेट, तो जैसा प्रोविजनल डायग्नोसिस रहेगा वैसा ही उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट प्लान जाएगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखेंगे और कोई कहानियां नहीं करनी है, टेक्निकल सीधा, ठीक है। ये अब आपका काम है, यहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं बता रहे, यहाँ से जो है ये सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 टोटली आपने करना है, यहाँ पेरेंट्स से नहीं पूछना इन दो सेक्शन में, आपको क्या लगा आप बताइए। तो स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपी ना, सॉरी स्पीच प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है वो बस उसी के आगे आपको रेफर टू लगा देना, अब आपको भेजा जाएगा ना, आप अकेले थोड़ी सारी कहानी कर लेंगे, तो रेफर टू स्पेशल एजुकेटर, रेफर टू साइकोलॉजिस्ट, रेफर टू स्पीच थेरेपिस्ट, लाइक दैट, ओके।
तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर, आप मतलब जो रिकॉर्डर है, आप रिकॉर्डर हो ना, तो आप अपने साइन नाम लिखेंगे, साइन करेंगे। ठीक है, किस तारीख को आपने करा है, तो मान लीजिए आज हमने जो है इसको 10 नवंबर 2023 को ये केस हिस्ट्री बनी है, तो यहाँ पे 10 नवंबर 2023, कहानी खत्म। तो ये थी आपका केस हिस्ट्री का फॉर्मेट गाइस। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको आपको मैं एक कॉपी मतलब एक एक इमेज आपको दूंगी स्कैन करके, जिसमें आपको पेडिग्री चार्ट का जो फॉर्मेट आपको जो पता चल जाएगा किस तरह से बनाया जाता है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, सिंपल सिंपल सी ये पेडिग्री चार्ट 4.4, ये मैं आपको इमेज में आपको एक शेयर करूंगी, तो आपको हेल्प करेगी। बाकी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए दो सेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। एक तो रहेगा गाइस आपका डिले डेवलपमेंट का जो है, और एक कॉजेस ऑफ प्रिवेंशन का, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको ये केस हिस्ट्री को समझना और भी ज्यादा जो है वो इजी हो जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस इस सेशन के लिए। आई होप कि सेशन आपको समझ में आएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।